पुतिन रूस को माफिया गॉडफादर की तरह चलाते हैं, जिससे पूरे देश में हिंसक मौतें, रहस्यमय बीमारियां और संदिग्ध आत्महत्याएं होती हैं। रूस गंदा खेल रहा है। पुतिन जानते हैं कि वह हार रहे हैं। पुतिन ने जिस युद्ध को एक हफ्ते में खत्म करने का वादा किया था, वह अब चौथे साल में पहुंच रहा है। इसी वजह से पुतिन पेशेवर हथियारों पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं ताकि यूक्रेन के सबसे बेहतरीन लोगों को, खासकर उसके वरिष्ठ अधिकारियों को खत्म किया जा सके। 10 जुलाई की सुबह एक नकाबपोश हत्यारे ने कर्नल इवान वोरोनिच की बिल्डिंग के बाहर साइलेंसर लगी पिस्तौल से 5 गोलियां चलाईं, जिससे 48 वर्षीय अधिकारी की मौत हो गई। फौरन हत्यारा साइकिल से भागा, गवाह हैरान रह गए। एसबीयू ने कुछ घंटों में पूरे देश में मैनहंट शुरू किया। निगरानी फुटेज और इंटरसेप्ट की गई संचारों ने उन्हें 2 विदेशी संदिग्धों तक पहुंचाया, जिन्हें एसबीयू ने रूसी एजेंट के रूप में पहचाना। हत्यारों को वोरोनिच के घर के पते, उसकी रोजमर्रा की गतिविधियों और यहाँ तक कि उसके निवास की आंतरिक बनावट की भी सटीक जानकारी थी। इस गहरी जानकारी से संकेत मिला कि रूस की एफएसबी पहले से निगरानी कर रही थी। इसी कारण एसबीयू प्रमुख ने खुद विदेशी हिट स्क्वाड को पकड़ने वाले विशेष ऑपरेशन की निगरानी की। 3 दिन बाद यह तलाश जबरदस्त मुठभेड़ में खत्म हुई। 13 जुलाई को एसबीयू कमांडो ने कीव में छापा मारा और दोनों संदिग्धों को मार गिराया जब उन्होंने फायरिंग की। बाद में एसबीयू ने फर्श पर 2 लाशों का वीडियो जारी किया, लेकिन वोरोनिच खोना यूक्रेन के लिए अब भी विनाशकारी था। सोवियत यूक्रेन में जन्मे वोरोनिच ऐसे समय में बड़े हुए जब कीव के प्रति वफादारी जरूरी नहीं थी। उन्होंने 1997 में एसबीयू ज्वाइन किया था, जब युद्ध की कोई कल्पना भी नहीं थी। एक शोक संदेश में उनके सहयोगी ने कहा कि वोरोनिच वह व्यक्ति थे जो 2014 से दुश्मनों से लड़ रहे थे और सेवा के भीतर एक नई दिशा शुरू करने वालों में से एक थे। अब वही बातें रूसियों के लिए समस्याएं बना रही हैं। वोरोनिच ने यूक्रेन के सबसे साहसी तोड़फोड़ अभियानों की योजना बनाई, आपूर्ति डिपो पर हमलों का संचालन किया, महत्वपूर्ण मुखबिरों की भर्ती की और सबसे प्रसिद्ध रूप से 2024 में रूस के कुर्स्क क्षेत्र में गहराई तक किए गए दुस्साहसी घुसपैठ का समन्वय किया। इस छापे ने रूस के युद्ध प्रयास को 1 साल पीछे कर दिया और मास्को के लिए दशकों तक न भूलने वाली शर्मिंदगी बनी। युद्ध की शुरुआत में कीव घेराबंदी में था और यूक्रेन का अस्तित्व खतरे में था। यह वोरोनिच की टीम थी जिसने कब्जे वाले इलाकों में सावधानी पूर्वक भूमिगत प्रतिरोध सेल स्थापित किए, जिससे दुश्मन की पंक्तियों के पीछे से भी जानकारी यूक्रेनी कमान तक पहुंच सके। उनके एजेंट यूक्रेनी बलों की आंख और कान बने, जिन्होंने रूसी सेना की स्थिति पता कर सटीक हमले संभव किए और कई रूसी हताहत होने से बचे। उनके मार्गदर्शन में यूक्रेनी विशेष बलों ने रूसी लॉजिस्टिक्स केंद्रों में घुसपैठ कर गोला बारूद को जला दिया, जिससे मास्को की बढ़त रुक गई। रूसी खुफिया एजेंसियों के लिए वोरोनिच एक ऐसा खतरा था जिसे हर हाल में खत्म करना था। पुतिन के लिए अब एसबीयू के दिमाग को मारने पर करोड़ों खर्च करना मुख्य रणनीति है। उन्हें पता है कि सीधे आमने सामने की लड़ाई का मतलब है हर दिन हजारों सैनिकों की कुर्बानी देना, सैनिक जिन्हें रूस अब 4 साल की थकान के बाद खोना नहीं चाहता। फिर भी ऐसी क्रूरता नई नहीं है। रूस हमेशा गंदी छाया युद्ध लड़ता रहा है। क्रेमलिन और पहले सोवियत केजीबी की नीति रही है कि वे विरोधियों को चुप कराने, सत्ता बचाने और सीमाओं के बाहर डर फैलाने के लिए हत्याएं करते हैं। व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में, जो एक पूर्व केजीबी अधिकारी हैं और इसके उत्तराधिकारी एजेंसी एफएसबी में तेजी से ऊपर चढ़े, ये तरीके और भी आक्रामक और निर्दयी हो गए। 1999 में पुतिन की सत्ता संभालने के बाद रूस में आलोचकों, दल बदलुओं और बड़े व्यापारियों की रहस्यमय मौतें चिंताजनक रूप से बढ़ी हैं। अक्सर दुर्लभ जहरों, दिखावटी आत्महत्याओं या दिनदहाड़े बेरहमी से की गई हत्याओं के जरिए। पुतिन शासन में सबसे कुख्यात हत्याओं में अलेक्जेंडर लिट्विनेंको की हत्या शामिल है, जो पूर्व एफएसबी अधिकारी थे। क्रेमलिन के आलोचक लिट्विनेंको 2000 में रूस छोड़कर ब्रिटेन चले गए और वहां पुतिन के प्रमुख विरोधी बने। क्रेमलिन के खिलाफ उनके विस्तृत आरोप, खासकर भ्रष्टाचार, संगठित अपराध से संबंध और सोवियत केजीबी से विरासत में मिले एफएसबी के गुप्तचर प्रयोगशालाओं के बारे में ने उन्हें एक मुख्य निशाना बना दिया। नवंबर 2006 में लंदन के एक होटल में किसी ने लिट्विनेंको की चाय में अत्यधिक रेडियोधर्मी पोलोनियम 210 मिला दिया। लिट्विनेंको की मौत
3 हफ्तों में धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से हुई, जब उनके अंग अंदर से गलने लगे। बाद में हुई एक ब्रिटिश जांच में 2 रूसी एजेंटों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि उनकी कार्रवाइयों को शायद खुद राष्ट्रपति पुतिन ने मंजूरी दी थी। लिट्विनेंको ने पहले ही केजीबी युग से एफएसबी को मिली जहर बनाने वाली प्रयोगशालाओं के बारे में चेतावनी दी थी और दुनिया को आगाह किया था कि ऐसे जहर आखिरकार रूस के दुश्मनों पर छोड़े जाएंगे। दुर्भाग्य से वे अपनी ही गंभीर चेतावनियों के शिकार बने। इस हत्या ने दुनिया को न केवल अपनी भयावहता के कारण चौंका दिया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसने यह दिखा दिया कि क्रेमलिन राज्य के दुश्मनों को डराने के लिए विदेशी जमीन पर परमाणु पदार्थों का इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार है। फिर भी लिट्विनेंको अंतिम निशाना नहीं थे। 2018 में दुनिया तब चौंकी जब पूर्व रूसी डबल एजेंट सर्गेई स्क्रिपाल और उनकी बेटी यूलिया को इंग्लैंड के सेलिसबरी में नर्व एजेंट से जहर दिया गया। नोविचोक सोवियत युग के रासायनिक हथियार हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान से बचने के लिए बनाया गया था। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर बहुत असरदार हमला करता है। स्क्रिपाल और उनकी बेटी कई हफ्तों तक गंभीर हालत में रहने के बाद बचे, लेकिन इस हमले ने मॉस्को के खिलाफ अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को जन्म दिया। इस बार भी ब्रिटिश अधिकारियों ने 2 रूसी सैन्य खुफिया GRU एजेंटों को अपराधी के रूप में पहचाना। 23 अन्य रूसी राजनयिक, जिन्हें अघोषित खुफिया अधिकारी माना गया, जल्द ही निष्कासित किए गए। 20 से अधिक देशों जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा ने भी मिलकर 150 से ज्यादा रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया। यह शीत युद्ध के सबसे अंधेरे दिनों के बाद से सबसे बड़ा समन्वित राजनयिक निष्कासन था। फिर भी पुतिन ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल जारी रखा। 2020 में रूस के प्रमुख विपक्षी नेता और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अलेक्सी नवाल्नी को टॉम्स्क से मॉस्को जाते समय नोविचोक से जहर दिया गया। सिर्फ तेज चिकित्सकीय हस्तक्षेप और जर्मनी ले जाकर इलाज करने से ही उनकी जान बचाई जा सकी। बेलिंगकैट और अन्य समाचार एजेंसियों की जांच में एफएसबी के 8 अधिकारियों की हत्या टीम का खुलासा हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि नवाल्नी ने अपने संभावित हत्यारे से फोन पर कबूलवा लिया, जिससे राज्य प्रायोजित आतंक का पर्दाफाश हुआ। आखिरकार नवाल्नी के रूस लौटने के साहसी फैसले के कारण उनकी गिरफ्तारी और कैद हुई। 2024 में वर्षों की उपेक्षा, कठोर एकांतवास और आर्कटिक दंड कॉलोनी में अत्याचार के बाद नवाल्नी की जेल में रहस्यमय हालात में मौत हो गई। पत्रकारों को भी अक्सर क्रेमलिन के छाया हथियारों का निशाना बनना पड़ा है। अन्ना पोलिटकोव्स्का, जिन्होंने चेचन्या में रूसी अत्याचारों और मानवाधिकार उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण किया था, को 7 अक्टूबर 2006 को उनके मॉस्को अपार्टमेंट की लिफ्ट में करीब से गोली मार दी गई थी। संयोग से वह पुतिन का जन्मदिन था। उनकी रिपोर्टिंग ने रूसी अधिकारियों को गहराई से शर्मिंदा किया था और उच्च स्तर के भ्रष्टाचार को उजागर करने की धमकी दी थी। हालांकि सुपारी लेकर आए गए बंदूकधारियों को आखिरकार गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया, लेकिन हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड्स की कभी पूरी तरह पहचान नहीं हो पाई। इससे रूस की अंतरात्मा में घाव रह गया और मीडिया को डरावना संदेश मिला। पुतिन के अपराध उजागर करना जानलेवा हो सकता है। हर साल ये हत्याएं साबित करती हैं कि पुतिन के रूस में अविश्वास या असुविधाजनक सच्चाई जल्दी मौत की सजा बन सकती है। और इन लगभग सभी काली गतिविधियों के पीछे एक ही संगठन छाया में काम करता रहा, फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसे एफएसबी के नाम से बेहतर जाना जाता है। आधिकारिक रूप से 12 अप्रैल 1995 को स्थापित किया गया था। एफएसबी ने केजीबी की निर्मम परंपराएं अपनाई और पुतिन का सबसे डरावना हथियार बन गया, जो विरोधियों को चुप कराने में इस्तेमाल होता है। 1991 में सोवियत युग के अंत के साथ कभी जासूसी, हत्याओं और विरोध को कुचलने के लिए कुख्यात केजीबी को भंग कर दिया गया। कई छोटी एजेंसियों में रूस ने कुछ समय के लिए उत्तराधिकारी संगठन के रूप में एफएसके नामक एजेंसी का उपयोग किया। 1995 तक राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने सत्ता मजबूत करने और आंतरिक सुरक्षा नियंत्रण के लिए एजेंसी को फिर से संगठित करने की जरूरत महसूस की। 12 अप्रैल 1995 को एफएसके का नाम बदलकर एफएसबी फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज रखा गया। एफएसबी ने न केवल केजीबी के बुनियादी ढांचे को विरासत में लिया, बल्कि उन हजारों अनुभवी एजेंटों को भी, जिन्हें सोवियत युग की जासूसी रणनीतियों, निगरानी तकनीकों और मनोवैज्ञानिक युद्ध में गहन प्रशिक्षण मिला था। पश्चिमी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के विपरीत, जो आमतौर पर अपने प्रयास बाहरी खतरों
आतंकवाद विरोध, संगठित अपराध और साइबर सुरक्षा पर केंद्रित करती है। एफएसबी मुख्य रूप से घरेलू राजनीतिक नियंत्रण सुनिश्चित करने और शासन की स्थिरता बनाए रखने के लिए समर्पित थी। उसका अधिकार क्षेत्र पारंपरिक सुरक्षा अभियानों से आगे बढ़कर रूस की राजनीति में गहराई से समा गया। व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में, जो खुद एक पूर्व केजीबी अधिकारी थे, वफादारी अनिवार्य हो गई थी। एफएसबी ने खुद को पुतिन के निजी उपकरण में बदल लिया है, जो राजनीतिक एकरूपता लागू करता है और निगरानी, ब्लैकमेल, धमकी व लक्षित हत्याओं से विरोधियों को निष्क्रिय करता है। पुतिन के सत्ता में आने से एफएसबी और भी बदल गया। 1999 में उनके राष्ट्रपति बनने के साथ ही इस एजेंसी को और भी अधिक अधिकार मिल गए और इसका प्रभाव रूसी समाज के लगभग हर पहलू में, राजनीति और व्यापार से लेकर मीडिया और न्यायपालिका तक फैल गया। पुतिन की सरकार के प्रति वफादारी सबसे बड़ी अच्छाई बन गई, जबकि असहमति का कोई भी संकेत गद्दारी के बराबर माना जाने लगा। पुतिन के विरोधियों की 24 घंटे निगरानी होती थी, उन्हें परेशान और गिरफ्तार किया जाता था। कुछ रहस्यमय तरीके से गायब भी हुए। रूस ने 2022 में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध हारना शुरू किया तो एफएसबी का मिशन रूस की सीमाओं से बाहर भी फैल गया। अब इसका उद्देश्य यूक्रेन को भीतर से कमजोर करना है। वे इसे केवल हत्या और तोड़फोड़ अभियानों से कर सकते हैं। 2023 की शुरुआत में ही यूक्रेनी अधिकारियों ने आतंक के बेतरतीब कृत्यों, हमलों में वृद्धि देखनी शुरू कर दी थी, जो मोर्चे से काफी पीछे हो रहे थे। सैन्य भर्ती कार्यालयों को निशाना बनाकर आगजनी की घटनाएं, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर तोड़फोड़ और यहां तक कि डाकघरों और सार्वजनिक सुविधाओं पर छोटे पैमाने पर बम धमाके भी हुए। शुरुआत में हमले बेतरतीब लगे, लेकिन एसबीयू की जांच से पता चला कि रूसी खुफिया एजेंट गुमनाम टेलीग्राम चैनलों से स्थानीय लोगों की भर्ती कर रहे थे। ये चैनल युवा और हताश यूक्रेनियों को मामूली अपराध के लिए जल्दी नकद भुगतान का वादा करते थे। अक्सर काम जितना बताया जाता था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता था। उदाहरण के लिए 19 वर्षीय ओलेग का मामला देखें। ऑनलाइन जॉब विज्ञापन में पुलिस स्टेशन की दीवार पर ग्रेफिटी स्प्रे करने के लिए $1000 का वादा था और ओलेग ने तुरंत हामी भर दी। क्या यूक्रेन की जंग से जूझती अर्थव्यवस्था को पैसों की जरूरत थी? लेकिन जब उसने संदिग्ध बैग खोला तो उसमें स्प्रे पेंट नहीं बल्कि कील और बोल्ट से भरा देसी बम था। इतना कि कई लोगों की जान जा सकती थी। यह समझते हुए कि उसे एक आतंकवादी साजिश में फंसा दिया गया है, ओलेग ने समय रहते अधिकारियों को सूचित कर दिया। ऐसे ही मामले कई शहरों में सामने आ रहे हैं। एसबीयू के अनुसार ये छोटे और बेतरतीब तोड़फोड़ रणनीतिक उद्देश्य पूरे करते हैं। ये यूक्रेनी सुरक्षा बलों का ध्यान और संसाधन दोनों ही थका देते हैं, जिससे कमजोरियां पैदा होती हैं और एफएसबी के बड़े हाई प्रोफाइल ऑपरेशनों को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। अन्य जगहों पर रूसी संचालकों ने शुरू में भर्ती लोगों से छोटे अपराध कराए, जैसे आगजनी या तोड़फोड़, और फिर धीरे धीरे मांगें बढ़ाईं। अगर भर्ती किया गया व्यक्ति हिचकिचाता था तो संचालक तुरंत भुगतान के वादे छोड़ देते थे और उसकी जगह ब्लैकमेल करने लगते थे। अक्सर हैक की गई निजी तस्वीरों, निजी संवादों या संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा संचालक भर्ती किए गए लोगों को ये कृत्य करते हुए अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहते थे। इन वीडियो को रणनीतिक रूप से रूस समर्थक सोशल मीडिया पर साझा किया जाता था। झूठी कहानी फैलाई गई कि आम यूक्रेनी लोग निराश होकर सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। इस रणनीति का मकसद जनता की सोच बदलना था, कमजोर दर्शकों को विश्वसनीय लेकिन झूठी कहानियां सुनाकर उनका ब्रेन वॉश करना था। एसबीयू प्रवक्ता के मुताबिक 2024 में यूक्रेनी अधिकारियों ने तोड़फोड़, आतंकवाद या दुश्मन की खुफिया एजेंसियों से सहयोग के आरोप में 700 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। हैरानी की बात है कि इनमें कई किशोर थे जिनकी मासूमियत और आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाया गया। यूक्रेनी सुरक्षा सेवाओं ने ओडेसा की 11 वर्षीय लड़की की पहचान की, जिसे रूसी संचालकों ने उसकी समझ से ज्यादा काम के लिए बहकाया था। जहां ये छोटे छोटे बिखरे हुए तोड़फोड़ और विघटन के कृत्य यूक्रेन का ध्यान बांधे हुए थे, वहीं एफएसबी कुछ और भी साहसी योजना बना रहा था। मई 2024 में रूसी एजेंटों ने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के करीबी अंगरक्षक, एक वरिष्ठ यूक्रेनी कर्नल को अपने पक्ष में कर लिया। विवरण: उसे जेलेंस्की के करीबी किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करने को कहा गया जिसे यूक्रेनी नेता के अपहरण या हत्या के लिए राजी या मजबूर किया जा सके। यह खतरनाक साजिश अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, जिसका लक्ष्य सिर्फ जेलेंस्की ही नहीं
बल्कि यूक्रेन के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को भी निशाना बनाना था। षड्यंत्रकारियों ने एक साथ हमलों की तैयारी की थी, जिसमें जेलेंस्की के शीर्ष खुफिया अधिकारियों के घरों पर विस्फोटक ड्रोन और निर्देशित मिसाइलों से हमला करने की योजना थी। यूक्रेन की सैन्य खुफिया और एसबीयू प्रमुख कीव में विस्फोटक ड्रोन और हथियार रणनीतिक रूप से छुपाए गए थे, जो तुरंत सक्रिय हो सकते थे। यह हमला एक तोहफे के रूप में किया जाना था, जिसे व्लादिमीर पुतिन के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बिल्कुल सही समय पर अंजाम दिया जाना था। आखिरकार यूक्रेनी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंटों ने साजिश को अंजाम से कुछ हफ्ते पहले ही उजागर कर दिया। एफएसबी अपने संसाधनों और रणनीतियों के बावजूद अप्रत्याशित रूप से सक्षम और दृढ़ प्रतिद्वंद्वी से जूझ रहा था। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, जिसे एसबीयू कहते हैं, यह 1991 में सोवियत युग की केजीबी की यूक्रेनी शाखा से बना था। एसबीयू ने दशकों में तेज विकास कर सख्त सोवियत शैली नियंत्रण से हटकर खुद को एक आधुनिक खुफिया एजेंसी के रूप में ढाला, जो काउंटर जासूसी, साइबर ऑपरेशंस और आतंकवाद विरोधी अभियानों में माहिर है। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले तक एसबीयू एक पेशेवर सेवा में बदल चुका था, जो क्रीमिया और डोनबास में रूसी आक्रामकता का वर्षों से सामना कर चुका था। एफएसबी के विपरीत, जो केवल पुतिन और अन्य धनकुबेरों की सेवा करता था, एसबीयू ने यूक्रेनी संप्रभुता और राष्ट्र राज्य की रक्षा के स्पष्ट और एकमात्र मिशन के साथ काम किया। इसके अधिकारी गहराई से देशभक्त हैं, जिन्हें न डर और न राजनीतिक इनाम प्रेरित करता है, बल्कि यूक्रेन का अस्तित्वगत खतरा ही उनकी प्रेरणा है। रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद छाया युद्ध और हत्याएं बढ़ीं, तो एसबीयू ने उन्नत खुफिया तकनीकों और रूसी क्षेत्रों में मुखबिरों के नेटवर्क का उपयोग किया। रूसी तोड़फोड़, हत्या की साजिशों और जासूसी गतिविधियों को विफल करने की उनकी क्षमता खुफिया हलकों में किंवदंती बन गई। एजेंसी ने नाटो सलाहकारों, सीआईए और MI6 के साथ सहयोग कर अपनी तकनीकों और संचालन क्षमताओं को और बेहतर किया। इस साझेदारी से एसबीयू को उन्नत उपकरण, आधुनिक प्रशिक्षण और अहम रणनीतिक जानकारी मिली। कुछ ही महीने पहले एसबीयू ने घोषणा की थी कि उसने प्रमुख पत्रकार और टिप्पणीकार दिमित्रो गॉर्डन को निशाना बनाकर की गई 2 अलग-अलग हत्या की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। एक साजिश की योजना पूर्व रूसी समर्थक यूक्रेनी सांसद के नेतृत्व वाले नेटवर्क ने बनाई थी। इस समूह ने या तो गॉर्डन की कार के पास विस्फोटक लगाने या सीधे उनके निवास पर मिसाइल हमला करने की योजना बनाई थी। साथ ही एक और हत्या समूह को गॉर्डन की गोली मारकर हत्या करने के लिए रूसी संचालकों द्वारा $40,000 की भारी रकम देने का वादा किया गया था। यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने समय पर इन नेटवर्कों को नष्ट किया। असल में रूस सिर्फ सैनिकों, खुफिया अधिकारियों या राजनीतिक हस्तियों को ही निशाना नहीं बना रहा। वे उन सभी लोगों के पीछे पड़ रहे हैं जो पुतिन को नाराज करते हैं, चाहे उनकी भूमिका कितनी भी नागरिक या दिखने में कितनी भी निर्दोष क्यों ना हो। चौंकाने वाली बात है कि ऐसी हत्या की कोशिशें लगातार बढ़ रही हैं। अगस्त में ही यूक्रेन की संसद के एक मौजूदा सदस्य और पूर्व स्पीकर की उनके घर के बाहर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वह 2013-14 के यूरोप समर्थक प्रदर्शनों के नेता थे, जिन्होंने यूक्रेन के रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटाया था, जिसका रूस ने बहाना बनाकर क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया और यूक्रेन पर पहले गुप्त और अब पूरी तरह से खुले हमले शुरू कर दिए। राष्ट्रवादी और मॉस्को के आलोचक होने के कारण वह वर्षों तक रूस की नजर में रहे। 30 अगस्त को एक कुरियर के भेष में व्यक्ति ने लविव में उनके घर के सामने उनसे संपर्क किया। उसने पैकेज दिया, फिर बंदूक से कई गोलियां चलाईं। वह वहीं गिरकर तुरंत मर गए। हमलावर भाग गया, लेकिन यूक्रेनी कानून प्रवर्तन ने जल्द ही उसे पकड़ लिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उसने ऐसा क्यों किया। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मुताबिक संदिग्ध हत्यारा दुखी पिता था। उसके रूसी संचालकों ने उसके बेटे के अवशेष लाने में मदद का वादा किया, जो पूर्वी यूक्रेन में रूसियों से लड़ते हुए लापता हुआ था। यह दिखाता है कि एफएसबी न केवल भर्ती किए गए लोगों की हताशा और गरीबी का, बल्कि उनके सबसे गहरे दुख और व्यक्तिगत त्रासदियों का भी कितनी निर्ममता से फायदा उठाता है। लोगों ने सोशल मीडिया पर केवल दुख और आक्रोश व्यक्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि एसबीयू से त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की मांग करने के लिए भी बाढ़ ला दी। न्याय की दृष्टि से एसबीयू ने यूक्रेन की दृढ़ता में अहम भूमिका निभाई है। यही मुख्य कारणों में से एक है जिससे देश रूस की आक्रामकता के खिलाफ इतने समय तक टिक सका। और चूंकि रूस ने पहले ही यूक्रेन के अंदर एक छाया युद्ध छेड़ दिया है, एसबीयू और यूक्रेनी सैन्य खुफिया एजेंसी ने भी उसी तरह जवाब दिया है। 2022 में पूर्ण आक्रमण शुरू होने के बाद से दोनों देशों के शामिल
एक 150 से अधिक हत्या के प्रयास या सफल लक्षित हत्याएं दर्ज हुई हैं। अपने रूसी समकक्षों की तरह यूक्रेनी एजेंटों ने भी ड्रोन हमले, तोड़फोड़ मिशन और दुश्मन के इलाके में गहरी घुसपैठ की है, लेकिन उन्होंने यह सब और अधिक सटीकता व प्रभावशीलता से किया है। रूस के जल्दबाजी में किए प्रयासों के विपरीत यूक्रेनी खुफिया ऑपरेशन सावधानी पूर्वक लक्षित और अक्सर सफल होते हैं, जो रूस की युद्ध मशीन को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। अगस्त 2022 में मॉस्को में कार बम विस्फोट में राष्ट्रवादी टिप्पणीकार दारिया दुगीना अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी मारी गईं। दुगिन रूस की साम्राज्यवादी सोच के मुख्य वैचारिक वास्तुकार माने जाते हैं। दुगिना आक्रमण की समर्थक थीं, युद्ध को बढ़ावा देती थीं और रूसी मीडिया में क्रेमलिन प्रचार फैलाती थीं। उनकी अचानक मौत ने रूस के उच्च वर्ग में झटका पैदा कर दिया, जिससे यह साबित हुआ कि यूक्रेन की क्षमता और इच्छा दोनों बढ़ रही हैं कि वह रूसी क्षेत्र के भीतर गहराई तक हमला कर सके और उन प्रभावशाली नागरिक प्रचारकों को निशाना बना सके जो सीधे क्रेमलिन के युद्ध प्रयासों से जुड़े हुए हैं। इस हत्या के बाद यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने रूस में गुप्त हमले अस्थायी रूप से रोक दिए, शायद पश्चिमी सहयोगियों की प्रतिक्रिया के डर से, जिन्होंने तनाव बढ़ने पर चिंता जताई थी। रूस द्वारा कई हाई प्रोफाइल हत्या की कोशिशों, जैसे जनवरी 2023 में एक प्रमुख यूक्रेनी सैन्य रणनीतिकार की हत्या के बाद, यूक्रेन की हिचकिचाहट जल्द खत्म हो गई। यूक्रेनी अभियानों ने आक्रामक रूप से फिर से शुरुआत की, हालांकि अब रणनीतिक बदलाव के साथ मीडिया हस्तियों से हटकर सीधे सैन्य और खुफिया लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित किया गया। रूस के उच्च अधिकारी, कमांडर, सैन्य उपकरण और जरूरी लॉजिस्टिक्स जल्द ही यूक्रेन के निशाने पर आ गए। मई 2023 में यूक्रेनी ड्रोन ने यूक्रेन की सीमा के पास स्थित बारियांस्क में एक बड़े ईंधन भंडारण डिपो पर सफलतापूर्वक हमला किया, जिसमें 40,000 टन से अधिक ईंधन नष्ट हो गया, जो आपूर्ति के लिए रखा गया था। रूस की बख्तरबंद इकाइयां खार्किव व डोनेट्स्क के पास तैनात। अभियान में उठा धुआं मीलों दूर से दिखा, जिससे रूसी लॉजिस्टिक्स बाधित हुई और फ्रंट लाइन पर टैंक बख्तरबंद वाहनों की गतिविधियां अस्थायी रूप से रुकीं। जुलाई 2023 में सिर्फ 2 महीने बाद यूक्रेनी ड्रोन रूसी क्षेत्र में बेलागोरोड के पास एक सैन्य रेलवे जंक्शन पर सटीक हमला कर गहराई तक घुस गए। डिपो नष्ट होने से तेज द्वितीयक विस्फोट हुए, जिससे हजारों तोप के गोले और कई गोला बारूद से भरी ट्रेनें तबाह हो गईं और इससे खार्किव क्षेत्र में रूस की आक्रामक क्षमता पर बड़ा असर पड़ा। कई हफ्तों तक 2024 तक यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र में कई हमले किए। हर बार ये पहले से ज्यादा साहसी और विनाशकारी थे। इन अभियानों की बार बार आवृत्ति और विनाश ने रूस की खुफिया एजेंसियों, खासकर फेडरल सिक्योरिटी सर्विस को अपने देश की रणनीतिक संपत्तियों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने को मजबूर किया। यूक्रेन पर गुप्त हमलों के बजाय जल्द ही यूक्रेन ने हाई प्रोफाइल लक्षित हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी। 17 दिसंबर 2024 को मॉस्को में एक कैफे के पास खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर में विस्फोट हुआ, जिससे मौत हुई। लेफ्टिनेंट जनरल इगोर कारेलिनोव और उनके सहायक कारेलिनोव रूस की परमाणु, रासायनिक और जैविक रक्षा बलों के प्रमुख थे। रूसी सेना की एक शाखा जो सैनिकों को सामूहिक विनाश के हथियारों से सुरक्षा और तैयारी के लिए जिम्मेदार है। उनकी नेतृत्व में इस इकाई ने रणनीतिक भंडार का प्रबंधन किया, रासायनिक युद्ध परिदृश्यों के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित किया और खतरनाक सामग्री को संभालने में सक्षम प्रयोगशालाओं की निगरानी की। विश्वसनीय खुफिया रिपोर्टों और यूक्रेनी आरोपों के मुताबिक करेनिदोव ने अग्रिम मोर्चे पर रासायनिक एजेंटों के गुप्त उपयोग की निगरानी की, जिसमें दंगा नियंत्रण गैसों को विषैले तत्वों के साथ मिलाया गया। युद्ध क्षेत्र में इन पदार्थों का उपयोग रासायनिक हथियार सम्मेलन के तहत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है, जिसका रूस भी हस्ताक्षर करता है। यूक्रेनी खुफिया और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी समूहों की जांच में कई मामले सामने आए, जिनमें यूक्रेनी सैनिकों ने गंभीर श्वसन लक्षण, अंधापन और अपंग चोटों की शिकायत की। रासायनिक संपर्क के अनुरूप खासकर डोनबास और जाबोरित्स्या क्षेत्रों के विवादित इलाकों के पास युद्ध क्षेत्रों से एकत्र किए गए नमूनों में कथित तौर पर रासायनिक उत्तेजक और तंत्रिका एजेंट पाए गए, जिन्हें यूक्रेनी रक्षकों को अक्षम और हतोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया था। इंजीनियर मिखाइल शात्स्की, जो रूस के ड्रोन और मिसाइलों की गाइडेंस प्रणालियों के विकास के लिए जिम्मेदार थे, एक हफ्ते पहले सेंट पीटर्सबर्ग में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शात्स्की की विशेषज्ञता ने रूस के शाहिद प्रकार कामिकाजे
ड्रोन की सटीकता और विश्वसनीयता काफी बढ़ाई, जिनका यूक्रेनी नागरिक बुनियादी ढांचे पर इस्तेमाल होता है। अप्रैल 2025 में एक सावधानी पूर्वक रखे गए कार बम ने खत्म कर दिया। एक वरिष्ठ रक्षा इंजीनियर जो सार्वजनिक रूप से केवल एंटोन जेमिन के उपनाम से जाने जाते थे, जो रूस की अगली पीढ़ी की किंजल मिसाइलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणोदन तकनीकों में विशेषज्ञता रखते थे। लेफ्टिनेंट जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक, रूस के जनरल स्टाफ के सदस्य की मॉस्को में कार बम से हत्या हो गई थी। और ये सभी तो बस कई ऐसी ही कार्रवाइयों में से कुछ ही हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं ये हत्याएं बहुत जोखिम भरी हैं, लेकिन इनाम भी बड़ा है। ये रूस की रणनीतिक योजना को बाधित करती हैं और यह संदेश देती हैं कि रूस की सीमाओं के भीतर कहीं भी वास्तव में सुरक्षित नहीं है। चुनिंदा हत्याओं से आगे बढ़कर यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइल अभियानों को लगातार प्राथमिकता दी है, जो रूसी क्षेत्र के भीतर गहराई तक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाकर हमला करते हैं। मार्च 2024 की शुरुआत में यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के बाल्टिक सागर स्थित सबसे बड़े उस्तलुगा तेल टर्मिनल पर बड़ा हमला किया। यह सुविधा रोजाना 20 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात करती थी, लेकिन गंभीर नुकसान के कारण 2 हफ्ते से अधिक तेल निर्यात बंद रहा। उद्योग के अनुमान के अनुसार केवल इस बाधा के कारण ही $12 अरब से अधिक का नुकसान हुआ। जून 2024 में यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोन ने प्रिमोर्स्क रिफाइनरी पर हमला किया। यह सुविधा प्रतिदिन 30,000 बैरल कच्चे तेल का प्रसंस्करण करती है। हमले से रिफाइनिंग उपकरण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। लगभग 1 महीने तक उत्पादन रुका रहा और रूस को कम सुरक्षित मार्गों से तेल निर्यात करना पड़ा। ऊर्जा विशेषज्ञों ने मरम्मत, नुकसान और उत्पादन बाधाओं के चलते इस हमले की लागत करीब $850 मिलियन बताई है। संभवतः यूक्रेन का सबसे बड़ा विघटनकारी हमला अगस्त 2024 में हुआ, जब मिसाइल और ड्रोन ने रूस के काला सागर बेड़े के मुख्यालय और सेवस्तोपोल क्रीमिया के सैन्य डिपो को निशाना बनाया। इस हमले ने कई नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया, गोला बारूद के भंडार को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया और मुख्य कमांड और नियंत्रण ढांचे को निष्क्रिय कर दिया। रूस ने एक ही रात में अनुमानित $2 अरब की सैन्य संपत्ति खो दी, जिससे उसे काला सागर में नौसैनिक अभियानों को काफी हद तक कम करना पड़ा और यूक्रेन को महत्वपूर्ण समुद्री बढ़त देनी पड़ी। अब रूस घिरा हुआ है और छाया युद्ध में अरबों डॉलर गंवा रहा है, जहां उसने पहले दबदबा बनाया था। वे गंदी कार्रवाइयां जो मॉस्को के पक्ष में पलड़ा झुकाने वाली थीं, अब पुतिन की पहले से ही खिंची हुई सैन्य संसाधनों पर भारी बोझ बन गई हैं। रूस की खुफिया एजेंसियां तेजी से अपने एजेंट, प्रभाव और विश्वसनीयता खो रही हैं। हर यूक्रेनी जवाबी हमले से पुतिन की ताकत और नियंत्रण की छवि कमजोर हो रही है। हताश और लगातार अलग थलग पड़ते हुए उन्होंने आक्रामक रूप से बातचीत के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है, यहाँ तक कि जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खुलेआम मॉस्को आने का निमंत्रण देने तक की बात कह दी है।